So good afternoon everyone. AS19 थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा AS है और इम्पोर्टेंट भी है ये काफ़ी। AS19 आपने दो बार लिख दिया लीज। अच्छा, ऊपर भी और नीचे भी। चलो, क्या होता है ये लीज? व्हाट इज लीज? अच्छा, याद है क्या वो आपको? मैंने आपको AS13 के टाइम पे बोला था कि मैं आपको पूछूंगा लीज जब होगा कि क्या होता है लीज। तो लीज मतलब कोई भी चीज़ आप रेंट पे देते हो ना, उसको लीज बोलते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है ये रेंट और लीज में? कब हम ज़्यादा पीरियड के लिए देते हैं तो जनरली क्या बोलते हैं उसको? लीज बोलते हैं। और कम पीरियड के लिए देते हैं तो उसको रेंट बोलते हैं। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग बोलूँ ना तो यस, जो कम समय के लिए देते हैं ना उसको हम लोग रेंट बोलते हैं, और ज़्यादा समय के लिए देते हैं उसको लीज बोलते हैं। AS19 के हिसाब से लीज क्या है लिखते हैं हम लोग। लिख लिख के समझ से लिखो फटाफट हेडिंग। सबसे पहला मीनिंग ऑफ लीज। मीनिंग ऑफ लीज लिखो। लीजेस मीन्स एग्रीमेंट बिटवीन two parties where one party obtains rights to use any asset against payment of, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन और सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट। सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट। चलो देखो क्या लिखा है यहां पर। लीज मीन्स व्हाट? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। एग्रीमेंट बिटवीन, एक मिनट सर, दो पार्टी कौन होते हैं? एक तो जो भाड़े पे देने वाला है और एक तो जो भाड़े पे रहने वाला है। जो भाड़े पे देता है ना उसको क्या बोलते हैं? लेसर। और जो भाड़े पे लेता है वो लस्सी। बराबर। तो वो एक लेसी और एक लेसर, एक लेसर और एक लेसी। हम लोगों को इस लीज अकाउंटिंग में ना दोनों के एंगल से पढ़ना है। अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ लेसर एंड अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ लेसी। वेयर वन पार्टी ऑब्टेन्स राइट टू यूज एनी एसेट। राइट टू यूज एनी एसेट। सुनो ना, आप प्रॉपर्टी जब भाड़े पे लेते हो तो आपको यूज करने का राइट्स मिल जाता है। यूज करने का मतलब आप वहां पर रहना है, रह सकते हो। अगर कमर्शियल लिया तो आप वहां पर बिजनेस कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? अगेंस्ट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। क्या कंसिडरेशन होता है? आइडियली इट इज रेंट। आइडियली इट इज व्हाट? रेंट। हाँ या ना? ये डिपॉजिट भी बोल सकते हैं क्या इधर? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। अगर वो डिपॉजिट अगर आप एडजस्ट करते हो रेंट के सामने तो यस, नहीं तो वो आपका कंसिडरेशन नहीं है। और सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट। सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट का मतलब क्या होता है? आप जो पैसा दे रहे हो ना वो इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, मतलब रेंट है ना, एक साथ नहीं दे रहे हो। आप कैसा दे रहे हो? एवरी मंथ, एवरी मंथ, एवरी मंथ। क्लियर है क्या ये? लिखो नेक्स्ट, एक लाइन छोड़ के लिखो। पर्सन हु ऑब्टेन्स राइट्स टू यूज एसेट, क्या बोलेंगे उसको? राइट्स टू यूज एसेट, क्या बोलेंगे उसको? लेसी। स्पेलिंग देख लेना इस लस्सी का।
LESSEE, क्लियर। और पर्सन हु रिसीव्स कंसिडरेशन, कौन होता है ये? लेसर। कौन होता है ये? लेसर। एक मिनट, हाँ, चलो। सो पर्सन हु ऑब्टेन्स राइट्स टू यूज एसेट इज व्हाट? लेसी। एंड द पर्सन हु रिसीव्स कंसिडरेशन इज लेसर। मतलब सिंपल बोलूं क्या, सुनो ना, जो भाड़े पे प्रॉपर्टी देता है ना वो कौन? लेसर। और जो लेता है वो कौन? लेसी। क्लियर। चलो सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, टाइप्स ऑफ लीज। टाइप्स ऑफ लीज, जिसने टीवाई में भी था ना ये शायद कॉन्सेप्ट, टीवाई में नहीं था, कहीं पर था नहीं क्या? इसे कहीं नहीं मिले हो आप लोग? शायद था। कितने टाइप का लीज? नहीं था। जो फ्रेश फ्रेश दिया वो बोल रहा है ना नहीं था। इको में? बीकॉम में नहीं है? अच्छा, मेरे को लगा इको सब्जेक्ट में आया कि क्या अटैक आ जाएगा ऐसा। अच्छा, कितने टाइप का लीज होता है? दो। कौन सा दो लीज होता है? फाइनेंस लीज एक होता है, एक ऑपरेटिंग होता है। क्या फर्क है दोनों में? परफेक्ट। उसके अलावा तो यस, तो बताता हूँ वापस से, सुन लेना। ऑपरेटिंग लीज इज रेंट एग्रीमेंट, फाइनेंस लीज इज लोन एग्रीमेंट। और थोड़ा सा डिटेल। हम्म। सो बेसिकली, बेसिकली हायर परचेस कभी सुना है क्या मैडम? आपको बहुत फ्लेवर मिलेगा इसमें से हायर परचेस का। अकुल, ये हायर परचेस जैसे ही लगेगा आगे जाके। हायर परचेस तो किया रहेगा आप लोगों ने। हायर परचेस में क्या होता है? हायर परचेस में क्या होता है? अच्छा, हायर परचेस भी नहीं सुना है। हायर परचेज में क्या होता है कि आप कोई भी एसेट खरीदते हो हायर परचेज में, आप सामने वाले को देते हो डाउन पेमेंट। आप डाउन पेमेंट देते हो और एसेट वो बन जाता है आपका। लेकिन लीगली आप ओनर कब बनने वाले हो? ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। लेकिन एसेट है ना, डे वन से आप ही रिकॉर्ड करते हो। सेम टू सेम, सिमिलर नहीं बोल रहा हूं मैं, सेम टू सेम कंसेप्ट यहां पर फॉलो होने वाला है, सेम टू सेम। वहां पर भी कोई तो एक इंटरेस्ट के लिए ना, कैलकुलेशन के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं, वो सेम टू सेम टेबल यहां पर भी बनेगा, सेम टू सेम। और ये जो हम लोग हायर परचेज वाला मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, इट इज अ फाइनेंस लीज। इट इज व्हाट? फाइनेंस लीज। फाइनेंस नाम से समझता है, मतलब आपने ना ये जो प्रॉपर्टी लिया है ना, इसके सामने आपने कोई तो एक लोन लिया है, ये मान के चलते, फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज मतलब सिंपल सा रेंट एग्रीमेंट। मतलब कंक्लूजन सुनो ना, ये है मेरा प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी अगर मैंने सामने वाले को दिया, मैं हूं मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। ए बन गया लेसर और बी बन गया लेसी। ए ने अगर नॉर्मल रेंट एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट, नॉर्मल रेंट एग्रीमेंट है, मतलब आपको हर महीने मुझे 30-30 हज़ार रेंट देना है, तो ये नॉर्मल जो रेंट एग्रीमेंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग लीज। मुझे बताओ, ये जो टेनेंट रहता है, क्या ये प्रॉपर्टी इसका बन गया क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये प्रॉपर्टी किसका रहेगा? ए का ही रहेगा, बराबर, ए का ही रहेगा। आगे जाके अगर इसका रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया तो क्या प्रॉपर्टी इसका बन जाता है? आंसर इज नो, ओनर का ही होता है। लेकिन फाइनेंस लीज क्या होता है मालूम है क्या? जब भी, सुन लेना, जब भी मिस्टर ए ये प्रॉपर्टी दे देगा ना मिस्टर बी को, तो ये मान के चलेंगे कि ये प्रॉपर्टी ना बी का हो चुका है। इसके सारे रिस्क और रिवॉर्ड ना ट्रांसफर हो चुके हैं मिस्टर बी को। कौन से लीज में? कौन से लीज में? फाइनेंस लीज में। तो लिखो, लिखो, ऐसा एरो बना दो दो, पहले लिख लो और डिटेल में बात करते हैं इसका फिर। दो तरीके का लीज है। सबसे पहला आपका फाइनेंशियल लीज, और एक है आपका ऑपरेटिंग लीज। एक मिनट, इसको रख लेता हूँ।
और एक है आपका ऑपरेटिंग। लिखो, इसको मैं FL बोलूंगा और इसको OL। FL मीन्स lease where risk and rewards, where risk and rewards incidental to ownership are also transferred along with asset। क्या बोल दिया? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ऑल्सो ट्रांसफर टू, ये बोलो ना, आर ऑल्सो ट्रांसफर्ड अलॉन्ग विद द एसेट। सुनो ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड टू ओनरशिप, इंसिडेंट टू ओनरशिप। मुझे बताओ क्या रिस्क और क्या रिवॉर्ड का बात चल रहा है? ये कौन से रिस्क और कौन से रिवॉर्ड का बात चल रहा है कि ये भी ट्रांसफर हो जाएगा बोलते हैं ना? बिल्कुल नहीं। क्या रेंट ट्रांसफर होगा? सोचो ना, मिस्टर ए, मिस्टर बी, सुनो ना, ये प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया, सुन लो ना, मिस्टर बी आया, मुझे ये प्रॉपर्टी रहने के लिए चाहिए, मैंने बोला डन, आपका रेंट 30,000। और मान लो ये अगर फाइनेंस लीज है, तो ये बोल रहे हैं क्या यहाँ पर कि ये जो रेंट है ना, रेंट यहाँ पर क्या बोलने का कोशिश कर, रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड, बराबर? तो क्या रेंट इज ट्रांसफर्ड है क्या? ना, सुन लो। अच्छा, किसके फायदे का बात चल रहा है? लेसी को मिलने वाला है। सर लेसी को क्या मिलेगा? रिस्क और रिवॉर्ड टू द प्रॉपर्टी। सुनो ना, कल प्रॉपर्टी, सुन लो ना, आज जो मैं प्रॉपर्टी भाड़े पे दे रहा हूं, वो प्रॉपर्टी का भाव अगर 50 लाख है, सुनो ध्यान से, कल वो प्रॉपर्टी का भाव 90 लाख हो गया, प्रॉपर्टी का भाव 90 लाख हो गया, तो आइडियल सिचुएशन में सोचो, वो टेनेंट जो होता है उसको फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फाइनेंस लीज रहा ना, पड़ेगा। क्यों मालूम है? प्रॉपर्टी वो उसका हो चुका है, हम यही मान के चलते डे वन से। इवन तो उसने रेंट पे लिया है, बट ये कौन सा रेंट है? हायर परचेज ऐसा है, मतलब उसने प्रॉपर्टी ले लिया है, बस वो पेमेंट मुझे कैसा कर रहा है? इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी रिस्क था या जो भी रिवॉर्ड था, तो मैंने रिवॉर्ड का एग्जांपल दिया, सेम रिस्क का भी, मतलब अगर प्रॉपर्टी का भाव गिर भी गया कल जाके, तो भी अब मुझे टेंशन नहीं है। क्यों बोलो? क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होने वाला है? एंड में ट्रांसफर होने वाला है। क्लियर है क्या यहाँ पर? ये समझ में आया? तो रिस्क एंड रिवॉर्ड टू द ओनरशिप इज ट्रांसफर टू लेसी। क्लियर, डन। लिखो आगे सेकेंड पॉइंट इसके अंदर, इसको ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, अब लिखो सेकेंड पॉइंट। इन फाइनेंस लीज, इन फाइनेंस लीज accounting is done as if asset has been purchased, asset has been purchased and sold between parties on installment, on installment। ये समझ में आ गया क्या? अकाउंटिंग कैसे होगा बोलो ना? एज इफ एसेट्स हैज बीन, अरे भाई सुनो ना, सुनो ना, सिर्फ ये सेंटेंस से मेरे को एंट्री चाहिए आपके आपके मुंह से। सुनो ना ध्यान से, लेसी के बुक्स में, लेसी के बुक्स में, लेसी के बुक्स में, सुनो ध्यान से, लेसी के बुक्स में लेसी क्या अकाउंटिंग करेगा अगर एसेट भाड़े पे लिया तो? अच्छा पहले सुनो ना, पहले ना बात करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग लीज का।
पहले बात करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग लीज का। सुनो, अगर ऑपरेटिंग लीज मतलब रेंट दे रहा है मुझे, तो क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करेगा बोलो? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। रेंट टू बैंक, क्या बोला मैंने इसमें? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या बोला मैंने? इधर वापस से मैं लिख रहा हूँ, इधर ध्यान दो। मैंने बोला रेंट डेबिट टू बैंक, मतलब ये नॉर्मल एंट्री हो गया, खर्चे का बुकिंग कर दिया। बट यहाँ पर क्या वो रेंट अकाउंट करेगा क्या? नहीं यार, प्रॉपर्टी उसकी है। तो क्या अकाउंट करेगा मालूम है? एसेट अकाउंट डेबिट। क्या अकाउंटिंग करेगा वो? एसेट। सुनो ना, वो एसेट इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है कि वो क्या कर दिया उसने? खरीद लिया है। सर टू बैंक तो नहीं बोलेगा, क्योंकि पूरा पैसा दे रहा है क्या? 50 लाख नहीं, पैसा तो 50,000 भाड़ा दे रहा है। तो क्या करेगा मालूम है? क्या करेगा मालूम है? वो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और वेंडर को जैसा जैसा पैसा देगा ना, वैसा वैसा वो उसको बैलेंस को कम करते जाएगा, कम करते जाएगा, कम करते जाएगा। क्लियर है क्या? किस में सर? फाइनेंस लीज में। तो इसके बाद भी एक सेंटेंस लिखो ना, एक लाइन छोड़ के लिखो, सेम पॉइंट रखना। लीज रेंट इज ट्रीटेड एज इंस्टॉलमेंट। क्या बोल रहे हैं? लीज रेंट इज ट्रीटेड एज इंस्टॉलमेंट। लीज रेंट इज ट्रीटेड एज इंस्टॉलमेंट। मतलब यार ये जो भाड़ा दे रहा है ना 30-30 हज़ार, ये क्या मान के चल रहे हैं हम लोग? ये क्या है आपका? इंस्टॉलमेंट से। क्लियर? सर ऑपरेटिंग लीज क्या होता है लिखो, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ऑपरेटिंग लीज डिफिकल्ट होगा तो गेस करो क्या होगा? ऑपरेटिंग लीज आर लीजेस, हाँ, जिसमें मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, डिफिकल्ट है। अदर देन फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज आर लीज अदर देन फाइनेंस लीज। सेकेंड, in operating lease, accounting is done as if asset is under rent agreement, as if asset is under rent agreement. Lease rent is treated as dash। आप लोग बताओ, यहां पर लीज रेंट को क्या मान के चलेंगे? रेंट तो है ही है, सही है। एक्सपेंसेस, खर्चा मान के चलते हैं। डन। चलो यहां पर ध्यान रहेगा, सुनो। व्हाट इज फाइनेंस लीज? फाइनेंस लीज, सुनो ध्यान से, फाइनेंस लीज इज अ लीज वेयर ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड अलोंग विद द एसेट। एक बार सब लोग बोलो, क्या बोला यहां पर लिखा है? क्या बोला? फाइनेंस लीज मींस लीज वेयर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप बराबर आर ट्रांसफर्ड अलोंग विद द एसेट। क्या ये क्लियर है? ये मतलब भी समझ में आया क्या सबको? ये डन, परफेक्ट। सुन लो ना, फाइनेंस लीज में होता क्या है? लेसी अकाउंटिंग कैसा करता है? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। और ऑपरेटिंग लीज में कैसा अकाउंटिंग करता है? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? डन। चलो आगे, थर्ड। पहला क्या लिखा हम लोग ने? मीनिंग ऑफ लीज। सेकंड क्या लिखा हम लोग ने? टाइप ऑफ लीज। थर्ड, क्यों आया ये एएस? ऑब्जेक्टिव फॉर
appropriate accounting policies and disclosures by lessor and lessee in relation to finance lease and operating lease. In relation to finance lease and operating lease. सर क्यों आया ये एएस? ताकि आपको अकाउंटिंग सिखा सके। किस चीज़ का अकाउंटिंग? लेसर के बुक्स में क्या अकाउंटिंग, लेसी के बुक्स में क्या अकाउंटिंग हो सकता है, अगर ये फाइनेंस लीज हो क्या अकाउंटिंग, अगर ये ऑपरेटिंग लीज रहा तो क्या अकाउंटिंग होगा। मैं आपको बता दूं ना, ऑपरेटिंग लीज एग्जाम में कभी नहीं आता है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ ना कौन सा वाला लीज आता है मालूम है? फाइनेंस लीज। क्लियर? चलो चलते हम लोग टाइप 1 पे। तो डायरेक्टली टाइप 1 आंसर इज यस। टाइप 1 फर्स्ट कैटेगरी का सवाल। कंडीशंस फॉर फाइनेंशियल लीज। कंडीशंस फॉर फाइनेंशियल लीज मतलब सुन लो, ऐसे क्या कंडीशन होंगे कि हम लोग उसको फाइनेंशियल लीज बोलेंगे। देयर आर 4 कंडीशंस। ये चारों में से ना, 4 नहीं बेसिकली 5 बोलना चाहिए मुझे, 5 कंडीशन। ये पांचों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना तो वो बन जाएगा क्या? फाइनेंशियल लीज, और एल्स इट इज अ ऑपरेटिंग लीज। तो लिखो, पहला लिखो इफ एनी वन of the following conditions is satisfied, comma, then lease is a financial lease. Then lease is a financial lease. कंडीशन नंबर 1 पहले लिख लो फिर डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग लिख लो फिर डिस्कस करते हैं। कंडीशन नंबर 1, वेयर लेसी will become owner at end of lease term automatically। क्या बोल दिया? वेयर लेसी विल बिकम ओनर ऑफ द, बोलो ना, ओनर किसका ओनर? प्रॉपर्टी का ओनर एट द एंड ऑफ लीज टर्म। सुनो ना, आपने अगर समझो प्रॉपर्टी रेंट पे लिया, 11 मंथ्स का एग्रीमेंट बना, तो 11 मंथ के बाद आप ओनर बन जाते हो उस प्रॉपर्टी का, हाँ या ना? नहीं बनते हो ना, इसीलिए वो ऑपरेटिंग लीज होता है। इसीलिए कौन सा लीज होता है वो? फाइनेंशियल लीज। क्या होता है मालूम है क्या फाइनेंशियल लीज? सुनो एक एग्जाम्पल। मेरे पास ना प्रिंटिंग मशीन है, प्रिंटिंग। इन्होंने सीए का ऑफिस चालू किया है, तो इनके पास ना अभी इतना पैसा था नहीं, तो मैंने बोला कि एक काम करो, ये जो मेरे पास प्रिंटर है ना बड़ा वाला,
इसमें प्रिंटिंग भी होता है, इसका स्कैनिंग भी होता है, इसमें प्रिंटिंग भी होता है, इसमें स्कैनिंग भी होता है, इसमें सब होता है। तो एक काम करो, ये एसेट ना आप मेरे पास से ना 10 साल के लिए ना लीज पे ले लो, और जैसे 10 साल खत्म हुआ ना, ये एसेट आपका, ये एसेट आपका। अगर ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में कि जैसी लीज टर्म खत्म हो जाएगा, ये एसेट ट्रांसफर हो जाएगा किसको, लेसी को। किसको ट्रांसफर हो जाएगा, लेसी को। तो ये कौन सा लीज बना, फाइनेंशियल लीज। पहला वाला क्लियर, कंडीशन डन। सेकंड, कंडीशन नंबर 2, lessee has the option to purchase at very reduced rate and lessee is certain to opt for purchase at inception। ये लिखने के बाद ध्यान दे दो, एक बार ये लिख लो फिर ध्यान दो इधर। डन। इधर देखो, लेसी हैज ऑप्शन टू परचेज। सुनो ना, मैंने क्या बोला, जैसे कि मैंने प्रिंटर दिया, 10 साल के बाद मैंने क्या बोला, ये प्रिंटर किसका हो जाएगा, लेसी का हो जाएगा। ये प्रिंटर किसका हो जाएगा, सर ये जो प्रिंटर लेसी का हो जाएगा, ये कब डिसाइड करोगे आप, 8th ईयर, 9th ईयर, 10th ईयर, कब, स्टार्टिंग में, एट इंसेप्शन। प्लीज लॉजिक समझो, क्यों बोलो, कोई लॉजिक बता सकता है क्यों, क्यों, अरे यार 8th ईयर या 9th ईयर के बाद पूछो ना। वन ऑफ द रीजन कि एग्रीमेंट तो पहले बनाना पड़ेगा, कौन सा लीज है, दूसरा अकाउंटिंग स्टार्टिंग में करोगे कि एंड में करोगे। अरे सुनो ना, ये लेसी, ये सुनो, ये लेसी, लेसी ये एंट्री कब मारेगा, ओ सुनो, लेसी को ये तो मालूम पड़ना चाहिए कि मैं एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर बोलूं कि रेंट डेबिट टू वेंडर। ये कब उसको डिसाइड करना है, स्टार्टिंग में ना, फर्स्ट टाइम में डिसाइड करना है, एट इंसेप्शन। तो एट इंसेप्शन में ही, सुनो ओ कार्तिक, एट इंसेप्शन में ही, एट इंसेप्शन के टाइम पे ही पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर, कि ये लेसी क्या करने वाला है, एसेट परचेज करने वाला है। वो भी क्या रेट पे, सुनो ना, अगर ये 5 लाख का मशीन था तो 10 साल के बाद इसको 4 लाख का दे दूं, नहीं, कितने में देना चाहिए ना, मालूम, एट वेरी रेड्यूस रेट। सर रेड्यूस रेट कितना होता है, ऐसा डिफाइन नहीं है। इट कैन बी 10,000, इट कैन बी 20,000, इट कैन बी 50,000, कोई भी रेट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, लेसी हैज अ ऑप्शन टू परचेज एट अ वेरी reduced rate and the lessee is certain। lessee is, सर अगर ये सर्टन नहीं होगा ना तो वो अकाउंटिंग कैसा करेगा यार। लेसी इज सर्टन टू ऑप्ट फॉर परचेज, और वो सर्टन कब होना चाहिए, एट इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब चाहिए तो अंडरलाइन करके लिख दो, एट स्टार्ट। इंसेप्शन का मतलब होता है स्टार्ट। क्या डाउट बोलो, पक्का क्लियर, ये दोनों कंडीशन सबको क्लियर हो गए। पहला कंडीशन क्या था, एसेट ट्रांसफर हो जाना चाहिए एट एंड ऑफ लीज टर्म। सेकंड क्या बोला, ये बोलो ना, सेकंड क्या बोला है, स्टार्टिंग में ही होना चाहिए। क्या स्टार्टिंग में होना चाहिए, एसएससी का इंटेंशन होना चाहिए, किस चीज के लिए, यस, एसेट परचेज करने के लिए, वो भी एट रिड्यूस्ड रेट। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, lease period covers
substantial period of economic life of asset, economic life of asset. सर सब्सटेंशियल पीरियड मतलब सुनो ना, एसेट का लाइफ है 10 साल, एसेट का लाइफ है 10 साल, मैंने आपको 2 साल भाड़े पे दिया है, तो क्या सब्सटेंशियल पीरियड के लिए दिया? आंसर इज नो। अगर एसेट का लाइफ है 10 साल और मैंने 9 साल आपको भाड़े पे दे दिया, या एसेट का लाइफ है 10 साल, मैंने 10 साल का 10 साल आपको भाड़े पे दिया, तो कहना ही से कि मैंने जो भाड़े पे दिया ना, इट इज गिवन फॉर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। समझ रहा है क्या? सब्सटेंशियल पीरियड मतलब ज्यादा समय के लिए दिया भाड़े पे। आप खुद सोचो ना यार, एसेट का लाइफ 10 साल है और 10 साल आप सामने वाले को अगर यूज करने दोगे तो क्या करोगे उसके बाद लेके उस एसेट को? कुछ कर सकते हो क्या? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे कि एक काम कर, तू ही रख ले। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि अगर आपने सब्सटेंशियल पीरियड के लिए दिया होगा ना वो एसेट, तो क्या माना जाता है? वो फाइनेंस लीज माना जाता है। क्या माना जाता है? फाइनेंस लीज। सुनो ना, सब्सटेंशियल पीरियड मतलब क्या होता है मालूम है क्या? सब्सटेंशियल पीरियड मतलब जनरली 85% से 90% और मोर लाइफ। क्लियर? अगर 85% या उससे ज्यादा रहा ना, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि इट इज गिवन फॉर अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। ये समझा सबको? दीक्षा समझा? ओके सुनो ना, एकदम सिंपल सवाल। मैं बोलता हूँ एसेट का लाइफ इज 10 years, 10 में से ना 7 साल, 7 years, 7 years मैंने भाड़े पे दिया है। सो क्या बोलोगे आप? इज इट गिवन फॉर अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम? यस और नो? अगर हाँ, वही ना, हाँ बोलना होता तो ये क्यों लिखा था मैं? ये क्यों लिखा था आपको कि 85% से ज़्यादा है कि नहीं है? मैंने वही बोला ना, क्यों क्यों लिखा है मैंने ये 85 से 95 क्यों लिखा है? ये 85% से ज़्यादा होना चाहिए। तो कोई मुझे बोला कैलकुलेट करके बता सकता कितना पीरियड के लिए दिया मैंने, कितना परसेंट दिया मैंने? ऐसे सिंपल है। क्या कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो? 70% ना, तो 70% के लिए दिया तो क्या सब्सटेंशियल पीरियड है? आंसर इज नो। यस, 70% के लिए दिया तो क्या ये सब्सटेंशियल है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। सवाल आता है इस पे, इसलिए टाइप 1 में बनाया ये क्लियर? ऋषभ क्लियर? प्रॉपर्टी का लाइफ है 15 साल। कितना है प्रॉपर्टी का लाइफ? कितना है ऋषभ? 15 साल। 12 साल दिया लीज पे, बोलो। सब्सटेंशियल पीरियड आ गया। यस कस्तूरी, उसके हिसाब से तो आया है। ओ भाई साहब, वो रुका ना, ब्रेक। नहीं मालूम पड़ रहा है कि नहीं आया? मेरे को ऐसा मतलब समझा नहीं, नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? 85। कैसे निकाले हो ये? कैसे निकाला ये? आंसर सही है, आंसर सही है। आप लोगों को आंसर सही है, आपका गड़बड़ है। और आप बताओ मैडम, ये 85 कैसे निकाला आपने? अच्छा निकाल नहीं, बट निकाल रहे कैसा वही नहीं मालूम पड़ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, इधर क्यों टेंशन लेते हो, इधर देखो। मैंने क्या बोला आपको? टोटल लाइफ 15 years, गिवन ऑन भाड़ा लीज मैंने बोला 12 years। तो कितना परसेंटेज गिवन है ऑन लीज? तो इट इज 12/15 इंटू 100, 80%। मतलब दिस इज नॉट फाइनेंस लीज। परफेक्ट। जिसको नहीं समझा वो लिखेगा, जिसको नहीं समझा वो लिखेगा फटाफट।
और जिसको समझा वो भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ मृण्मय चलेगा। हाँ हाँ बाद में याद नहीं आएगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। ये चलेगा चलेगा, अथर्व लिखा तो। रहने दो रहने दो, कोई बात नहीं। ये देखो, सर लिखने को बोलो उसको। डन। मृण्मय 15 साल का लाइफ है, 13 इयर्स के लिए लीज पे दिया है, तो ये क्या फाइनेंस लीज है? यस, कितना है आपको? 86.67। डन, परफेक्ट। ये क्या समझ में आ गया क्या, ये कंडीशन क्या है अभी? कंडीशन नंबर 1 एकदम इजी था, कंडीशन नंबर 2 भी एकदम इजी था, कंडीशन नंबर 3 में थोड़ा दिमाग लगाना था, सब्सटैंशियल पीरियड। क्लियर? कंडीशन नंबर 4, एट इंसेप्शन ऑफ लीज पहले ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख के आपको अलर्ट कर दूं, जो लिख रहे हैं अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो। एट इंसेप्शन ऑफ लीज present value of minimum lease payments amount to at least substantially all of the fair value of leased asset। लिखो ये। चलो सुन लेना ध्यान से, सुन लेना ध्यान से। एग्जाम्पल 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 सुनो ना। आप मुझे बताना कि आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, से एग्जाम्पल 1,50,000 का, और आपने क्या सोचा कि आज ही ना ये इसको मैं भाड़े पे दे देती हूँ, तो कम से कम कितना चाहिए होगा आपको? कम से कम कितना चाहिए होगा बोलो ना। 1,50,000 का फ़ोन आज ही खरीदा और आज ही किसी को भाड़े पे दे दिया, तो फिर भी क्या लगता है कम से कम कितना चाहिए होगा आपको? ये बोलो ना, कुछ तो नंबर बोलो। हाँ, तो मोबाइल डेप्रीशिएट होता है, इसलिए कितना चाहिए आपको बोलो? 1,00,000। बहुत अच्छा है यार, ऐसा होना चाहिए। अगर उसको 1,40,000 चाहिए तो आप एक काम करो, नया कुछ खरीदो और वही दिन में ना मेरे को दे दो, 10,000 का खुद नुकसान कर लेना। अगर कोई एक लेमैन होगा ना तो वो क्या बोलेगा, मेरे को एटलीस्ट तो जितना मैंने पैसा डाला ना उतना तो चाहिए। वो क्या बोलेगा, सुनना यार, आज ही मैंने ना सुबह खरीदा है, अभी क्या दोपहर हुआ है, अभी मैं जाऊंगा ना शॉपकीपर वाले के पास तो वो तो पैसा काट के देगा। एक काम करना, ये तू रख ले, ये तू रख ले, और तू मुझे कितना दे दे, 1,50,000 दे देना। ये समझा कि नहीं समझा? लेकिन सुनो ना, सामने वाले का पैसा नहीं है,
ध्यान से सुनो ना, सामने वाले के पास पैसा नहीं है, प्लीज कंसेप्ट ध्यान से समझना। जिसका एफएम हुआ है ना, जिसका भी एफएम, उसके लगेगा सर क्या ही टॉपिक था, टाइम पास था, बट जिसका एफएम नहीं हुआ है ना, उसके लिए थोड़ा सा चैलेंज है। इसे ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि ए ने बी को दिया 1,50,000 में। अब बी उसको एक साथ पैसा नहीं दे रहा है, कैसा दे रहा है उसको मालूम है? इंस्टॉलमेंट्स में दे रहा है। कैसा दे रहा है? इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहा है। सर कितना इंस्टॉलमेंट दे रहा है? एग्जाम्पल सुन लो, 4 इंस्टॉलमेंट दे रहा है 40,000 का, तो 40 40 40 40 कितना हो गया? 1,60,000। तो ये 10,000 जो एक्स्ट्रा है ना, वो क्या मालूम है? इंटरेस्ट है। वो क्या है आपका? इंटरेस्ट है। तो मैं ऐसा बोलूँ क्या, मान लो ये जो 1,60,000 ए को मिला ना, ये ए को एक दिन में नहीं मिल रहा है, कभी मिल रहा है? ये 4 सालों में मिल रहा है। बट इस 4 साल का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा ना, प्रेजेंट वैल्यू, क्या बोला? प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट, इट शुड बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट। फिर से सुनो, फिर से सुनो, लेसर के एंगल से। उसको कितना भाड़ा चाहिए होगा भाई? कितना भाड़ा चाहिए होगा? जितना फेयर रेंट है। कितना भाड़ा चाहिए होगा? जितना फेयर रेंट है, जितना भी फेयर वैल्यू है उस एसेट का, जितना भी फेयर। सर फेयर वैल्यू कब? एट इंसेप्शन। फेयर वैल्यू कब? मतलब स्टार्टिंग में जितना भी उसका फेयर वैल्यू होगा ना, उतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए। हाँ या ना? सुनो ना, क्या बोला? फेयर वैल्यू चाहिए। तो फेयर वैल्यू मतलब इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। फेयर वैल्यू ऑफ व्हाट? मिनिमम लीज पेमेंट। तो यहां पर क्या बोला मालूम है क्या? एट इंसेप्शन ऑफ द लीज। सुनो ध्यान से, अगर उसका वैल्यू है एग्जाम्पल 1,00,000 रुपीज, और मैंने अगर भाड़े पे दिया, और भाड़े के फॉर्म में मैं रिकवर कर रहा हूं, भाड़े के फॉर्म में मैं रिकवर कर रहा हूं रेंट, और जो रेंट रिकवर किया, सुन लो ना, ये देखो, ये जो रेंट रिकवर किया ना, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। और प्रेजेंट वैल्यू का आंसर अगर 1,00,000 आया, या उसके आजू बाजू आया, 1,00,000 या उसके आजू बाजू आया, इसका मतलब ये फाइनेंस लीज है। सर क्यों फाइनेंस लीज? अरे ये मान लो कि तुमने पूरा का पूरा एसेट क्या किया? बेच दिया है। हाँ या ना? आपने पूरा का पूरा एसेट क्या कर दिया? बेच दिया। क्योंकि यार जितना भी एसेट का कॉस्ट था ना, वो क्या कर रहे हो? पूरा का पूरा रिकवर कर रहे हो एज अ रेंट। बराबर ना? रेंट मतलब ईएमआई के फॉर्म में आप क्या कर रहे हो? वो रिकवर कर रहे हो। तो वापस लैंग्वेज देखो जरा इधर, एट इंसेप्शन ऑफ द लीज, क्या बोला है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट? मिनिमम लीज पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट? सब लोग बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट? मिनिमम लीज पेमेंट। एक बार जोर से बोलो, ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, इट शुड इक्वल टू एटलीस्ट सर, एटलीस्ट सब्सटेंशियली ऑल। सर ये सब्सटेंशियली ऑल मतलब, अरे यार कम से कम इतना तो मिल ही जाए। यहां पर ना उन्होंने बोला है मोर देन 85%। सर मोर देन 85% ऑफ व्हाट? फेयर वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट्स। फेयर वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट। क्या बोला इधर ध्यान से देखो, कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। मिनिमम लीज पेमेंट जो मिल रहा है ना, सर मिनिमम लीज पेमेंट किसको बोलते हैं? रेंट। मिनिमम लीज पेमेंट किसको बोल रहे हैं हम लोग? रेंट। और वो रेंट सुन लो ना, आज डे 1 में मिल रहा है क्या? नहीं, हर सालों में मिल रहा है। ईयर 1 के एंड में, ईयर 2 के एंड में, ईयर 3 के एंड में। वो जो भी आपको रेंट मिल रहा है ना, उसका हम लोग क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि प्रॉपर्टी तो मेरे पास से आज जा रहा है, प्रॉपर्टी मेरे पास से आज जा रहा है, और जो रेंट मुझे अलग अलग सालों में मिल रहा है ना, मैं क्या करूंगा? उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, दिस शुड बी मोर और लेस इक्वल टू व्हाट? क्या है? दूसरा चीज को कंपेयर करना है, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। अगर ये इसके बराबर में रहा ना, तो ये कौन सा लीज है? फाइनेंस लीज है। नहीं तो कौन सा लीज बन जाएगा? ऑपरेटिंग लीज। सुनो ध्यान से, अगर मैंने 1,00,000 का प्रॉपर्टी खरीदा, मुझे भाड़ा है ना, सुनो ध्यान से, मुझे जो भाड़ा है ना, वो 40-40 हज़ार मिल रहा है 3 साल के लिए। 40-40 हज़ार मिल रहा है 3 साल के लिए। तो क्या ये फाइनेंस लीज है? सुनो, डोंट नो। सर हाँ नहीं बोलने का, क्यों नहीं सर? डोंट नो। 40-40-40 कितना हो गया? 1,20,000। ये 1,20,000 का पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालो।
इस 1,20,000 का क्या निकालो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद अगर इसका आंसर आया एग्जाम्पल 95,000, कितना आया 95,000, तो क्या है ना, इसे 95% तक तो रिकवर हो रहा है ना, तो ये आपका बन गया आपका फाइनेंस लीज। अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद आया ये 80,000, तो ये आपका फाइनेंस लीज नहीं है। कौन सा लीज बन गया, ये ऑपरेटिंग लीज बन गया। ये क्लियर हो गया क्या, चौथा कंडीशन डन, ओके। चौथे कंडीशन पे ना बहुत सवाल मिलेंगे आपको, बहुत बहुत सवाल मिलेंगे, इसका मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको थोड़ी देर में। एक बार सुन लो ना वापस से, एक आखिरी बार मैं समझा रहा हूं आपको। एक बार ना मैं डायग्राम से समझाता हूँ, इधर देख लो। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जो चाहिए लिखना है लिख लो प्लीज, नो प्रॉब्लम। मैंने बोला आपको कि मैंने ये वाले डेट को आपको ना कोई एसेट दिया है लीज पे, इस दिन उसका एक फेयर वैल्यू होगा, इस दिन उस एसेट का एक फेयर वैल्यू होगा। मान लो, मान लो उसका फेयर वैल्यू इज 2,10,000, इधर लिखता हूं मैं 2,10,000 का फेयर वैल्यू उस एसेट का। कब है सर, एट इंसेप्शन, स्टार्टिंग में ही। और मैंने क्या बोला मालूम है, ये सुन, ये एसेट ले मेरे पास से, मुझे ना ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4, ये 4 साल ना मुझे क्या देना, तू लीज रेंट देना, लीज रेंट, रेंट। तो मुझे रेंट कितना मिलने वाला है मालूम है क्या, यहाँ पर मान लो 60,000, 60,000, 60,000, 60,000 मिलने वाला, तो टोटल 2,40,000 मिल रहा है। बट इस 2,40,000 को कंपेयर नहीं करना, ये 60,000 जो एक साल के एंड में मिल रहा है ना, इसको आप ईयर 0 में वैल्यू लेके आ जाओ। ईयर 0 में क्या वैल्यू होगा, ईयर 0 मतलब प्रेजेंट वैल्यू लेके आओ। सिमिलरली ये जो 2 साल के बाद 60 मिलेगा ना, इसका भी ईयर 0 में वैल्यू लेके आओ। ईयर 3 के एंड में जो मिल रहा है ना, इसका भी लेके आओ। और ईयर 4 में भी जो मिल रहा है ना, इसको भी लेके आओ। और फिर क्या करना मालूम है क्या, ये चारों का ना टोटल मारना, और मान लो ये टोटल आ गया, ऐसी अजम्पशन में ले रहा हूं, नंबर कहां से मत ढूंढना, 2,00,000 रुपीज। तो आपको क्या करना है मालूम है क्या, आपको क्या करना है, आपको 2,00,000, आपको, ओहो क्यों हो रहा है इसको, ये कलर अच्छा लगता है। 2,00,000 डिवाइडेड बाय 2.1 lakhs इंटू 100, कितना कवर हो गया, 2 डिवाइड बाय 2.1 इंटू 100, 95%। तो ये बन गया आपका फाइनेंस। समझ में आया क्या सबको, ये क्लियर है क्या, ओके। जिसको लगता है ना नोट करना, प्लीज़ नोट कर लो, इस पे बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आगे आपको। चलो डन, चाहिए तो इधर लिख देना, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, पीवी। चलो डन, ठीक है। कंडीशन नंबर 5, कंडीशन नंबर 5, आखिरी कंडीशन, लिखो, लीज्ड एसेट is of specialized nature
such that only lessee can use it. Only lessee can use it without major modification. Without major modification. चलो डन. इधर देखो क्या है ये स्पेशलाइज नेचर का एसेट. इधर देखो, मान लो भास्कर के पास है ना 4-5 कार है. कार कौन सा वाला कार? ओमनी. मालूम है ओमनी कार कौन सा वाला रहता है? किडनैप वाला. तो उसे ज़रूरी नहीं किडनैपिंग हो, वो एज ए एम्बुलेंस भी काम आता है. और अनुपम का हॉस्पिटल है. अनुपम का हॉस्पिटल है, तो अनुपम को ना सुन लो ना, एम्बुलेंस चाहिए था उसके हॉस्पिटल के लिए. तो उसने क्या बोला, भास्कर सुन, तेरे पास जो 4 कार है, वो 4 कार तू क्या मुझे भाड़े पे दे सकता है क्या? मुझे उसको ना एज अ एम्बुलेंस यूज करना है, एज अ एम्बुलेंस. बोला ठीक है डन. अगर आपने किसी ने बाय एनी चांस देखा होगा एम्बुलेंस, तो उसमें ऐसा नॉर्मल बैठने के लिए सीट, रिक्लाइनर ऐसा नहीं रहता है. उस पर डायरेक्ट सोने के लिए बेड रहता है, बराबर. अंदर ऑक्सीजन होता है. तो मतलब अंदर का स्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा, उसको पूरा चेंज करना पड़ेगा. तो भास्कर वॉज ओके. भास्कर ने बोला डन, एक काम करिए 4 गाड़ी ले ले, मेरा 4 ओमनी गाड़ी ले ले, और उसको तू चेंज कर दे तेरे हिसाब से. भाड़े पे दे दिया और चेंज कर दिया. उसने क्या किया, और पीछे का जो सीट था वो निकाल दिया, वहाँ पर एक सिंगल बेड लगा दिया 2 आजू बाजू में, बराबर. अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर जो भी रिक्वायरमेंट था वो सब पूरा कर दिया. तो कैन वी से ये एक स्पेशलाइज नेचर का बन चुका है. और ये एक ऐसा बन चुका है ना, ओनली लेसी कैन यूज विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन. और आप देखो ना, ये ना वो सिर्फ बिजनेस के लिए यूज कर सकता है. अब सोचो अनुपम को कल घूमने जाने का है, तो क्या बोलेगा, ओमनी गाड़ी निकालते हैं, पिकनिक जाके आते हैं फैमिली के साथ. जा सकता है क्या? नहीं. ये क्लियर है. तो यहाँ पर क्या बोला, ही कैन ओनली यूज इट फॉर विदाउट ओनली विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन. समझ में आ गया. अगर कोई स्पेशलाइज नेचर का एसेट भी दिया होगा ना उस लेसी को, तो वो भी कौन सा लीज है? फाइनेंस लीज. एक बार जरा ध्यान दो 5 कंडीशंस पे. कंडीशन नंबर 1 क्या है? वेर लेसी विल बिकम ओनर. कभी? एट एंड ऑफ लीज टर्म्स, बराबर. नेक्स्ट क्या बोला कंडीशन? लेसी हैज अ ऑप्शन टू परचेज एट अ वेरी reduced rate and lessee is certain मतलब श्योर, लेने वाला है, तभी तो वो अकाउंटिंग करेगा ना. लेसी इज श्योर टू ऑप्ट फॉर परचेज एट इंसेप्शन. और वो श्योर कब होना चाहिए? स्टार्ट में होना चाहिए. ऐसा नहीं अभी तो देखता हूं मैं, बाद में हुआ तो मूड हुआ ना तो लूंगा. ये क्लियर? अगर ऐसा रहा ना तो ये फाइनेंस लीज नहीं बन सकता है. कंडीशन नंबर 3, लीज पीरियड कवर्स सब्सटेंशियल पार्ट. एक मिनट. हाँ चलो. सो कंडीशन 2 भी क्लियर हो गया सबको. कंडीशन नंबर 3 क्लियर हो गया. कंडीशन नंबर 3 क्या बोल रहा था, सुन लो ना. लीज पीरियड कवर्स सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट. सब्सटेंशियल पार्ट मतलब मेजर लाइफ के लिए आपने क्या कर दिया है, लीज पे दे दिया है. नेक्स्ट कंडीशन नंबर 4, एट इंसेप्शन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट. सुनो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग बोलेंगे क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट. सुन लेना, इट शुड बी मोर और लेस इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट्स. और लास्ट कंडीशन में क्या बोला? इट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर. आओ आप लोग क्वेश्चंस में लिखो इधर. क्वेश्चन नंबर 4, 9, 10, 11, 12.
डन। चलो मैं आपको बुक दिखाता हूँ, आपका बुक कैसा दिखेगा। ऐसे आपको ना दो वॉल्यूम मिलने वाला है, वॉल्यूम नंबर 1 और वॉल्यूम नंबर 2 से दो वॉल्यूम मिलेंगे आपको। मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ एक बार। इस वॉल्यूम 1 में चैप्टर देखो कितने हैं, 1 से 30, 1 से 30 एक में। और वॉल्यूम 2 में गिन के कितना है, कितना टॉपिक है, 6 टॉपिक है। बट ये 6 टॉपिक के पेजेस ना वो 30 से ज़्यादा है, वो 30 से ज़्यादा ना, ये 6 टॉपिक के पेजेस है, ये 6 टॉपिक। और ये 6 टॉपिक की ऑफ कोर्स वेटेज बता दूं ना, वेटेज वो जो वॉल्यूम 1 है ना उसका वेटेज इज 60 मार्क्स, इसका वेटेज इज 40 मार्क्स। तो ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट भी है। ये हार्डली टॉपिक है बट बहुत लेंदी है ये सारे टॉपिक्स। चलो एनीवेज, तो इस तरीके से है, हम लोग ने AS13 ख़त्म कर लिया है। अब आपका नेक्स्ट क्या है, हमारा चल रहा है AS19, यहाँ पर चैप्टर नंबर 20 है। चलता हूँ आपके इस चैप्टर के तरफ, लीज। सो आप लोगों को क्वेश्चन जो लिखाया मैंने, उसमें आप लोग चलोगे आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलो। सब लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। चलो एक मिनट, हाँ। ठीक है, परफेक्ट। सो सबसे पहला क्या सवाल है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इधर। सुन लो ना, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते एकदम फटाफट, उसके बाद एक साथ लिखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू इधर ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज। Lessee has an option to purchase the asset at lower than fair value at the end of lease term। कौन सा है ये, फाइनेंस है। कंडीशन नंबर क्या था सर, 1 था, 2 था, 3 था। कंडीशन नंबर 4, बिल्कुल नहीं। कंडीशन नंबर सेकंड वाला क्या है, जरा जाके देखो एक बार, सेकंड वाला क्या है। मिल गया। Lessee has an option to purchase at a very reduced rate and lessee is certain to opt for the purchase at inception। क्या ये परचेस का बात कर रहा है, एट reduced rate, हाँ या ना, यस। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, सुन लेना, तो ये कौन सा लीज है, फाइनेंस लीज है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ, ओहो हो, एक मिनट, चलो। Economic life of asset is 7 years. Lease term is 6 years. But asset is not acquired at end of lease term. ये not acquired, तो कौन सा लीज बन गया, हाँ, ऑपरेटिंग लीज नहीं बना, फाइनेंस लीज बना। क्योंकि 7 में से 6 साल तो उसने लीज पे दिया हुआ है, तो 6/7 करके चेक करो ना, 6/7, 85.71%। इट इज मोर देन इट सर, बट आगे तो बोला है ना, एनी वन कंडीशन नीड्स टू बी सेटिस्फाइड, नॉट ऑल, एनी वन। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ ना तो लोग कैसा खेलेंगे मालूम है, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड बट 2 नहीं सेटिस्फाइड है, तो आपका ध्यान ज्यादा ना 2 नहीं सेटिस्फाइड है ना उधर जा सकता है। लेकिन अगर 1 हो गया ना तो क्या प्रॉब्लम है, तो ये भी क्या बन गया आपका, फाइनेंस लीज। थर्ड, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट इज 6 ईयर्स, बट लीज कितने टाइम का है, सिर्फ 2 ईयर्स का ही है। बट एसेट इज ऑफ अ स्पेशल नेचर एंड हैज बीन प्रोक्योर्ड ओनली फॉर यूज ऑफ द लेसी, तो क्या बन गया ये, फाइनेंस लीज बन गया। क्यों, बिकॉज ऑफ द स्पेशल नेचर। ए क्लियर। लास्ट वाला देखता है कौन दिमाग लगाता है।
present value of minimum lease payment is equals to present value of minimum lease payment is equals to x. Present value of minimum lease payment is equals to x. Fair value of asset is y. क्या बोल रही है? x y. Present value of minimum lease payment is x and fair value is y. क्या बोल रहे हैं ये लोग, जरा बताओ. फोर्थ पॉइंट क्या है ये आपका? हाँ मतलब मतलब सुन लो ना, सेंटेंस कैसा लिखेंगे मालूम है क्या? देखो, दो ही चीज कंपेयर करना होता है. एक तो फेयर वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, सुन लो ना, मिनिमम लीज, मुंह दुखता होगा बार बार बोल के. एमएलपी बोलो. क्या? एमएलपी. तो पीवी ऑफ एमएलपी. क्या बोलेंगे इसको? पीवी ऑफ एमएलपी. एक बार सब लोग बोलो, क्या बोलेंगे? एक बार वापस से क्या बोलेंगे? पीवी ऑफ एमएलपी. सो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट विल बी कंपेयर्ड विथ पीवी ऑफ एमएलपी. एक मिनट, चलो. पीवी ऑफ, सुन लेना, हम लोग कैसा लिखेंगे मालूम है क्या? इफ x इज इक्वल्स टू y. सर x क्या और y क्या है? x क्या और y क्या है? x इज पीवी ऑफ एमएलपी. इफ दिस इज इक्वल्स टू योर fair value of the leased asset, then lease will become finance lease. लिखो पॉइंट नंबर 1. अच्छा, इसमें लिखो सबसे पहला टाइप नंबर, टाइप नंबर 1. आ जाओ प्रैक्टिकल बुक में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप लोग फटाफट. क्या हो गया? चलो, पेज नंबर है 32, 32. 60. बाप रे, क्या पढ़ाई करते हो आप लोग. वेरी गुड वेरी गुड. चलो, हाँ यस, मेरा होमवर्क ही रुमानी है. चलो, सबसे पहला. अच्छा, मैं बोलूँ कि ना, आपको सुन लेना, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना तो मोस्टली ना फाइनेंस लीज का ही होगा. तो आपको हर बार ना फाइनेंस लीज ही बोलना है. बस कंडीशन क्या है, रीजन क्या, वो याद रखना और लिखना है. पहला वाला क्या बोला? लेसी हैज अ ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट लोअर देन द फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म. ए क्लियर? लिखो. इट इज अ फाइनेंस लीज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं. इफ कार्तिक, इफ इट becomes certain at the inception of lease. भाई, ये फाइनेंस लीज कब बनेगा? अगर ये जो बात है ना, ये फिक्स है, बट कब फिक्स है? स्टार्टिंग में ही फिक्स होना चाहिए. इट इज सर्टन कब? एट इंसेप्शन ऑफ द लीज. एट इंसेप्शन ऑफ लीज itself that option will be exercised
by lessee. Option will be exercised by lessee. ये डन है क्या? सेकेंड, economic life of the asset is 7 years, lease term is 6 years, but asset is not, एक मिनट क्यों हो रहा है आज, हैंग, but asset is not acquired, asset is not acquired at end of lease term. इससे कोई मतलब नहीं है, बट 7 साल में से 6 साल तो अपने लीज पे दिया हुआ है, तो लिखो the lease will be classified as financial lease since substantial portion, that is 6 years divided by 7 years, कितना हो जाता है, जरा एक कैलकुलेट करो, 85.71%. Substantial portion of the life of asset is covered by lease term. Substantial portion covered by lease term, ये याद रखना, substantial portion covered by lease term, ये शब्द इंपॉर्टेंट है. ये डन. थर्ड, economic life of asset is 6 years but the lease term is 2 years but asset is of a special nature. तो लिखो नेक्स्ट के लिए, it is a finance lease since asset is of special nature and is procured only for use of lessee only for use of lessee. और लास्ट वाले में लिखेंगे हम लोग the lease is finance lease if x is equals to y और सर ये x is equals to y का मतलब क्या होता है? मतलब आपका पीवी ऑफ एमएलपी इज मोर और लेस इक्वल्स टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट. अगर ऐसा रहा ना, अब मैं अगर मोर देन या लेस देन बोल नहीं सकता था, क्योंकि लेस देन में भी चल जाता था क्या? हाँ, अगर पीवी ऑफ एमएलपी लेस देन भी रहेगा ना सर, लेस देन मतलब कितने तक चलता है? मैंने आपको लिखा के दिया मोर देन 85 चलता है, बट मोर देन 85 लिखा हुआ है, बट ऐसा लिखा हुआ है क्या सर कहीं पर मोर देन 85? सर अगर समझो ना 84 आता तो, सुनो ना, अगर 84 आता तो भी सब्सटेंशियल है. सुनो ध्यान से, यहाँ पर कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है, ये मैंने एक अंदाज से आपको लिखा के दिया है. अगर 83 आ गया तो भी एक बार का बोल सकते हो इट कवर सब्सटेंशियल पार्ट. तो सर कितने तक हम लोग रुके? तो आईसीए के जितने भी क्वेश्चंस अब तक एग्जाम में आए हैं, आरटीपी में आया, एमटीपी में आया ना, वो 85 के ऊपर वाले को बोला है. जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में ना, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, 85 पॉइंट कितना आया था? ये 71. और कौन सा लीज पकड़ा इन्होंने? फाइनेंस लीज पकड़ा. ये क्लियर है क्या? तो मतलब 85 के ऊपर वाला क्लियर. बट अगर कल जाके अगर आ भी गया ना 84.5, तो आप ये मत बोलना अरे इट इज लेस देन 85 तो ये ऑपरेटिंग लीज बन गया. नहीं, क्या बोलोगे आप? इट कवर सब्सटेंशियल पार्ट
इट कवर सब्सटेंशियल पार्ट। बट अगर 70 रहा 60 रहा ना, क्वेश्चन ना एकदम ऐसा नियर बाय नहीं आएगा। क्या एकदम क्लियर है ये? डन। ओके, इसीलिए यहां पर क्या बोल रहा हूं, इट इज इक्वल। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा, समझो पीवी ऑफ एमएलपी अगर लेस देन रहा, सुनो ना, पीवी ऑफ एमएलपी लेस देन रहा फेयर वैल्यू, तो भी ये एफएल है, तो भी एफएल है। बट ये लेस देन सर कितना, एक सब्जेक्टिव हो जाता है, मोर देन 85, मोर देन 86, मोर देन 90, इसलिए वो नहीं लिखा रहा हूं। क्या लिखा दिया यहां पर, इफ इट इज इक्वल, तो ये क्या बन गया आपका फाइनेंस लीज। और वेर, वो अब 85 95 के लिए ना अब लिखा रहा हूं सेंटेंस, और वेर एक्स इज सब्सटेंशियली इक्वल्स टू वाई। सब्सटेंशियली मतलब लेस देन भी चलेगा, बट मोटा मोटा अगर वाई का कवर हो गया ना, तो भी ये क्या बन गया आपका फाइनेंस लीज बन गया। क्या ये एकदम क्लियर है? ये डन डन डना डन डन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 डन। नेक्स्ट क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 फिर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 है। ये मैं इधर लिख देता हूं सेल्फ। क्यों सर, ये क्या लिखा हो गया आप सुनो ना, अरे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये तो। 4 मार्क का फाइनेंस लीज क्या होता है यार, लिखा के दिया है ना, बुक ओपन कर लो, बुक ओपन करके चेक कर लो क्या है फाइनेंस लीज क्या होता है। देखो देखो डिस्टिंग्विश में लिखा के दिया ऐसा। फाइनेंस लीज क्या होता है, फाइनेंस लीज इज अ लीज वेयर रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप बराबर इज ट्रांसफर्ड अलोंग विद द एसेट, उसी को बोलते हैं हम लोग फाइनेंस लीज बराबर। तो ये हो गया डेफिनेशन। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, तो 1 मार्क इसके लिए है और बाकी का 3 मार्क किसके लिए मिलेगा आपको, 3 सिचुएशंस के लिए। अपने को कितने सिचुएशंस मालूम है, 5। अपने को 5 मालूम है। क्या बोला है, स्टेट एनी 3 सिचुएशन व्हेन लीज वुड बी क्लासिफाइड एज अ फाइनेंस लीज। एक बार जरा बताओ फर्स्ट, बिना देखे बोलो क्या था फर्स्ट, जलेगा टूटा फूटा चलेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या था, लीज एसेट इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। सेकंड कंडीशन क्या था, इट इज, हाँ एट इंसेप्शन याद आ रहा है कि क्या है इंटेंशन टू परचेज होना चाहिए बराबर, एंड लेसी इज वेरी सर्टन कि ही विल बाय द लीज्ड एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म। क्लियर। और ये सर्टेनिटी कब चाहिए, एट इंसेप्शन चाहिए। थर्ड इट कवर सब्सटेंशियल पीरियड। लीज टर्म्स वर्ड को याद रखना, लीज टर्म्स कवर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ द एसेट बराबर। नेक्स्ट क्या था, फोर्थ मैं बोलता हूं पीवी ऑफ एमएलपी इज इक्वल्स टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। पीवी ऑफ एमएलपी इज इक्वल्स टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। क्या बोला, पीवी ऑफ एमएलपी इज इक्वल्स टू, सर इक्वल टू मैं बोल रहा हूं बट इट ऑल्सो कवर सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द फेयर एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। क्लियर। फिफ्थ वाला क्या था कंडीशन आपका, इट इज ऑफ अ स्पेशल नेचर। ऐसा स्पेशल नेचर का है जो सिर्फ और सिर्फ लेसी यूज कर सकता है विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। एक क्लियर, एक ऐसा नहीं घूमने को गया तो फटाफट वो चेंज कर सकता है। आप खुद सोचो ना, एम्बुलेंस में क्या छोटा छोटा चेंजेस फटाफट करना पॉसिबल होगा, क्या नहीं होगा। क्लियर। तो लेसी यूज कर सकता है विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। डन डना डन डन। क्वेश्चन नंबर 10 वापस से लिखो इसको भी सेल्फ मतलब आपके बुक में है ऑलरेडी यार। स्टेट एनी 4 सिचुएशन व्हेन अ लीज वुड बी क्लासिफाइड एज अ फाइनेंस लीज। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 सिचुएशन पूछा 3 मार्क का, 4 सिचुएशन पूछा 4 मार्क का। आपके एग्जाम में आ सकता है 5 सिचुएशन 5 मार्क का। आप पूरा पढ़ के जाओगे लीज, आगे आगे जाके देखोगे ना तो आप ऐसा लगेगा कि सर कहाँ पे आ गए हम, कितने सारे कॉन्सेप्ट है। बट सवाल पूछ लिया क्या, कंडीशंस बता दो। क्लियर। तो प्लीज कुछ भी छोड़ के मत जाना। क्लियर। ये एक ही क्वेश्चन आ जाएगा 5 मार्क का, 5 कंडीशन बता देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 11 भी तो है मैडम, 11 भी तो है। ओके तो 11 और 12 अभी आप लोग पहला करोगे फटाफट, फिर हम डिस्कस करेंगे। आप लोग पहला 11 और 12 में दिमाग लगा लो।
चलो तो हो गया आप लोगों का। सबसे पहले तो इधर आओ, लिखो टाइप नंबर 1 दोनों में। ओनरशिप ऑफ द एसेट गेट्स वेस्टेड टू द लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। आपको एक बार मैंने लैंग्वेज लिखा के दे दिया ना, तो वही कॉपी पेस्ट है। क्लियर? ओके। बट हम लोग ना नोटबुक में लिखेंगे शॉर्टकट में तो एटलीस्ट। तो यह हो गया फाइनेंस लीज। लेसी हैज अ ऑप्शन टू परचेस। देखते कौन राइट आंसर देगा इसका। मृण्मय, लेसी हैज अ ऑप्शन टू परचेस एसेट एट लोअर देन द फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म। कौन सा लीज है? नहीं मालूम पड़ रहा है। अरे बाप रे सर, ऐसा कैसा बोल दिया। अकुल, पक्का? और कुछ ऐड करना है आगे पीछे? नहीं। मैडम, फाइनेंस लीज है। मैडम, नहीं मालूम सर, ऐसा कैसा? हमको तो लगा इजी था। पहले लग रहा था फाइनेंस लीज है, बट आपने ऐसा पूछा तो लग रहा है अब ये ऑपरेटिंग है। हाँ, बोलो मैडम, कुछ ऐड करना है आगे पीछे? सेंटेंस नहीं करना है आपको। ऑपरेटिंग लीज, क्योंकि इतने बार तो सर पूछ लिया आपने सबको। बोलो, फाइनेंस लीज है। अमृता, कुछ ऐड करना है? कुछ ऐड नहीं करना है। अनुपम, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड अनुपम। सुनो, ये फाइनेंस लीज होगा अगर अगर एट इंसेप्शन है तो। एट इंसेप्शन है तो लेसी हैज अ ऑप्शन टू परचेज द एसेट। और ये ऑप्शन कब दिया है मालूम है उसको? गलत। एट इंसेप्शन। यहां पर क्या बोला है? लेसी हैज अ ऑप्शन टू परचेज द एसेट, तो एंड में खरीद सकता है। लेकिन ये जो ऑप्शन दिया ना, ये अगर एट इंसेप्शन रहा ना, तो ही ये आपका फाइनेंस लीज है। आप जाके देखो, ये मैंने आपको लिखा के भी दिया है उधर। इधर देखो एक बार सेंटेंस को। कहां पर सर देखें हम, वो भी बता दो। सेकेंड वाला, the lessee will be the lease will be classified as finance lease since substantial portion of the lease as नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। फर्स्ट वाला, it is a finance lease if it becomes certain at inception। if it becomes certain at if it becomes certain at inception if it becomes, अगर ये certain at inception रहा ना, तो ही ये क्या है आपका फाइनेंस लीज है। ठीक है। economic life is 5 years but the lease term is 4.5 year। 4.5 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे को लगता है 90 के ऊपर आता है, 90 आता है। बट तो क्या मतलब, तो ये क्या बन गया आपका फाइनेंस लीज बन गया। पीवी ऑफ एमएलपी इज एक्स, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज वाई। अब डर नहीं लगेगा इसको देख के। क्या बोलेंगे? फाइनेंस लीज है इफ एक्स इक्वल टू वाई और एक्स कवर सब्सटेंशियली more part of the y। economic life is 5 years, lease term is 2 years but it is of special nature and has been procured only for use of lessee। क्या ये समझ गया क्या? एक बार फटाफट लिखे इसको, आ जाओ। अकाउंटिंग कब करना है? हाँ नहीं नहीं, हाँ ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। तो उसने एंड में सर एक्वायर किया नहीं किया, क्या मतलब उससे कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? सोचो ना, उसने, इनका क्या क्वेश्चन है सर, एंड में नहीं लिया तो मत लेने दो। अकाउंटिंग कब करना है? स्टार्ट में करना है। अकाउंटिंग कब करना है? स्टार्ट में करना है। हो सकता है एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेसी है ना, 10 साल का एग्रीमेंट था, उसने फाइनेंस लीज करके अकाउंटिंग कर दिया। हो सकता है 6 साल के बाद क्या हो गया, चला गया। तो क्या जरूरी है उसको लेना है? ही हैज अ ऑप्शन टू परचेस एंड ही वॉज वेरी सर्टन ऑफ परचेजिंग एट इंसेप्शन। शुरू में वो क्या था, श्योर था कि वो खरीदने वाला है। एंड में नहीं लिया तो भी कोई फर्क चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि अकाउंटिंग तो ऑलरेडी कर चुका है वो। आंसर नंबर 11।
पेज नंबर 33। पेज नंबर 33। तो सबसे पहला शॉर्टकट में फर्स्ट वाला देखो ना, एकदम क्लियर है क्या, ओनरशिप ऑफ द एसेट गेट्स वेस्टेड, क्लियर। तो इसके लिए एकदम शॉर्टकट में लिख देते पहला। फर्स्ट वाला क्या है आपका, ये फाइनेंस लीज है, क्लियर। सेकंड, इसके लिए मैं लिखा देता हूं आपको, लेसी हैज अ ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट लोअर देन द फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म, लिखो। इट इज अ फाइनेंस लीज if it becomes certain at inception of lease itself that option will be exercised by lessee। अथर्व लिख लिया, ओके। थर्ड, economic life of the asset is 5 years, lease term is 4.5 years, clear। but asset is not acquired at end of lease term, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर लिख लो। ये कौन सा लीज है, फाइनेंस लीज है। सर क्यों फाइनेंस लीज है ये, एक मिनट, फाइनेंस लीज है, क्यों फाइनेंस लीज है, सब्सटेंशियल substantial portion is covered by लीज टर्म। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सुनो ना, इसको ना अच्छे से बोल्ड में लिख लो, लीज लीज टर्म। आप लोग भूल जाते हो बार बार, ब्लॉक लेटर में लिख लो, परफेक्ट, डन। फोर्थ, ये वाला तो इजी है, सबसे इजी यही वाला है, क्लियर। भाई एफ एल बनेगा कब, इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, हाँ या ना, और एक्स इज, देखो इक्वल टू वाई आना चाहिए दिमाग में, एक्स इज इक्वल टू वाई, बट इक्वल टू पहले क्या लिख दो, सब्सटेंशियली इक्वल टू वाई, याद कर लो इसको, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई और सब्सटेंशियली इक्वल टू वाई। सेकेंड टाइम वापस से लिखा रहा हूं, रिपीट ही है ये। और नेक्स्ट वाला एफ एल बनेगा, क्यों, क्योंकि एक स्पेशल नेचर का है, एंड इट इज प्रोक्योर्ड ओनली फॉर लेसी। एफ एल क्योंकि ये क्या है, एक स्पेशल नेचर एंड procured only for लस्सी। डन, चलो इजी, एग्जाम में आया भी था, 4 मार्क का। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ईदर ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज। पहला वाला, ये लैंग्वेज भी क्लियर हो रहा है क्या अभी आप लोगों को, लैंग्वेज भी क्लियर, सुन लो ना। पहला वाला, पीवी ऑफ एमएलपी अगर एक्स है, फेयर वैल्यू वाई है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, लीज इज अ फाइनेंस, सब लोग बोलेंगे लीज इज अ फाइनेंस लीज इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, और एक्स इज इक्वल्स टू, ना इक्वल टू नहीं, सब्सटेंशियली इक्वल टू वाई, डन। एफ एल
सभी एफएल आएगा, मत लिखना, कोई भी नहीं लिखना, कोई भी नहीं लिखना, नहीं तो आप बोलोगे सर एफएल एफएल ही सब जगह लिखा रहे हो। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट इज 7 ईयर, लीज टर्म इज 6.5 ईयर्स, बराबर। तो 6.5 डिवाइडेड बाय 7, 6.5 डिवाइडेड बाय 7 परसेंटेज, 92.86%। कवर सब्सटेंशियल पोर्शन इज कवर्ड बाय डैश लीज टर्म्स, क्लियर, डन। Economic life of asset is 6 years, lease term is 2 years, but asset is of a special nature and has been procured only for use of lessee। इसको कर लेना एज अ होमवर्क, ये वापस से डिस्कस नहीं होगा, ये हो चुका है, क्लियर, डन। आप लोग भी एकदम शॉर्टकट में लिखोगे चल जाएगा। आप लोग ना उधर ही जगह छोड़ देना 4-5 लाइन और कर लेना बाद में। चलो आ जाओ प्रैक्टिकल थियरी बुक में आ जाओ, आपके कॉन्सेप्ट वाले बुक में आ जाओ। टाइप 1 हो चुका है। टाइप 1 क्या था आपका? 5 कंडीशंस। इस 5 कंडीशंस पे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस मिले, जो एग्जाम में आया था वो भी। अब से चालू होने जा रहा है आपका लीज। अब तक तो हम लोग का बेसिक चल रहा था, अब आने जा रहा है आपका लीज। बहुत इजी भी है, बट बहुत इजी है, लिखो टाइप 2। सुन लो ना, हमारा मेजॉरिटी डिस्कशन है ना वो होगा अबाउट फाइनेंस लीज, अबाउट फाइनेंस लीज। देखो दो है, एक फाइनेंस लीज है और एक ऑपरेटिंग लीज है। फाइनेंस लीज के अंदर अकाउंटिंग फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। और ऑपरेटिंग में भी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। बट ऑपरेटिंग कभी एग्जाम में नहीं आया है, ना आएगा। तो जो भी है ना हम लोग को फाइनेंस में ही पढ़ना है, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखो टाइप 2 फाइनेंस लीज। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? जर्नल एंट्रीज। किसके बुक्स में? इन बुक्स ऑफ लेसी एंड मैंने कलर चेंज किया, देखो, लीज लाइबिलिटी। एंड लीज लाइबिलिटी। अच्छा पार्टिसिपेट करो, जिसको मालूम है, जिसको मालूम है वो पार्टिसिपेट करेगा। मैं कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ, सुन लो ना। ये पूरा का पूरा ना हायर परचेज है, ये पूरा का पूरा ना हायर परचेज है। तो हायर परचेज में आप लोग जरा हेल्प करो ना अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए। सुनो ना, अकाउंटिंग फ्रॉम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है अपने को? इन बुक्स ऑफ लेसी, मतलब जिसने खरीदा है, जिसने खरीदा है। मैडम सुन लो, जिसने खरीदा है। तो इधर देख लो समझने के लिए ना, ए है, ए ने बी को एक एसेट सेल किया, कितने का? 1 लाख का। हायर परचेज में ना डाउन पेमेंट होता है, यहाँ पर कोई डाउन पेमेंट नहीं है, बट जो बचा हुआ पैसा है ना वो इंस्टॉलमेंट में लेना है। सर कितने इंस्टॉलमेंट में लेने वाले हैं? सुन लो ना, ये जो 1 लाख रुपया ना 4 इंस्टॉलमेंट लेंगे, तो 4 इंस्टॉलमेंट मतलब कितना हो गया? 25, 25, 25, 25। अरे बस ये 25 से काम थोड़ी चलेगा, इसके साथ और क्या चाहिए? इंटरेस्ट भी तो चाहिए। मैं ऐसे ही नंबर ले रहा हूँ फिलहाल, इग्नोर कर देना कहाँ से आया ये। 8,000, 7,000, 6,000, 5,000 ऐड करेंगे ना तो ये हो गया 33,000, फिर 32,000, फिर 31,000, फिर 30,000। सुन लो, ये जो 33, 32, 31, 30 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। तो कहना है ऐसे, इंस्टॉलमेंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्लियर? अच्छा किसके एंट्री, किसके बुक्स में एंट्री पास करना हम लोगों को? ए की बी?
हाँ लेसी के बुक्स में, तो यहाँ पर लेसी कौन, ए की बी, ए की बी, ए। वेरी गुड, क्या रे तुम लोग, जाओ जरा पेज 1 खोलो। लेसर कौन होता है, लेसी कौन होता है, अरे लेसर कौन, लेसर देने वाला, और लेसी लेने वाला। जाके देखो, एसेट देने वाला लेसर, और एसेट लेने वाला लेसी। तो हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी पढ़ रहे हैं, लेसी जो लेता है, ये लेने वाले के एंगल से, ये बन गया लेसी, और ये कौन है हमारा लेसर। सुनो ना ध्यान से मैडम, ओ भाई साहब अकुल ध्यान दो। सबसे पहला इन बुक्स ऑफ बी, इन बुक्स ऑफ बी एंट्री नंबर 1 परचेज ऑफ एसेट। एसेट खरीदेगा तो एंट्री क्या पास करेगा वो, बोलो बोलो बोलो, जिसको मालूम है वो तो बोलो। एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कौन बोल दिया, अगर बैंक बोल दिया तो पिक्चर ही खत्म हो गया। अरे अगर बैंक बोल दोगे तो पिक्चर खत्म ना, पैसा दे दिया तो क्या लीज, ए क्लियर। तो टू ए लेसर टू ए, क्लियर। कितना, 1 लाख 1 लाख, ये समझ रहा है क्या। वापस से सुनो ना, परचेज किया तो बी एंट्री क्या पास करेगा, बी 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 क्या एंट्री पास करेगा, बी। एसेट अकाउंट डेबिट टू ए, वापस से बी क्या पास करेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू ए। समझ रहा है, इसके बाद ना सिर्फ लिखा के दूंगा, समझने का काम अभी है। फिर से बोल रहा हूं, अगर बी ने परचेज किया तो क्या एंट्री पास करेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू ए, पूरा एसेट रिकॉर्ड करेगा क्या, हाँ। कब, वो अगर फाइनेंस लीज है। सर फाइनेंस लीज कब होता है, जब वो 5 कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो, क्लियर। तो क्या एंट्री पास करेगा, फिर से बोलो ना, परचेज का एसेट अकाउंट डेबिट टू ए 1 लाख 1 लाख, एसेट टू ए 1 लाख 1 लाख। सुनो ना, अब क्या होगा, अब उसको तुरंत पैसा देना चाहिए था, बट वो तुरंत पैसा नहीं दे रहा है। ईयर एंड आया, ध्यान से सुनना प्लीज, ईयर एंड आया। ईयर एंड में ना 3 काम होने वाला है। सबसे पहला तो इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा, 1 लाख रुपया दिया नहीं ना, तो उस पर इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा। सर कितना इंटरेस्ट ड्यू करोगे, इसके हिसाब से 8000। तो इंटरेस्ट ड्यू मतलब इंटरेस्ट देना है कि लेना है, हाँ। तो क्या अरे तुम लोग करते हो, देना है क्यों, अरे ऐसा तो मैं भी जाके लोन ले लेता हूँ और बोलूंगा इंटरेस्ट लाके दे। एक काम कर, उधार में एसेट दे, इंटरेस्ट भी दे, ऐसा चलेगा, गलत है। तो इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, लेना नहीं है। अगर इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। तो एंट्री सुन लो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए, कितना अमाउंट 8000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए, कितना अमाउंट 8000। ये समझा कि नहीं समझा, ए क्लियर, डन डन। ओके सुनो, जैसे आपने इंटरेस्ट को ड्यू कर दिया, फिर क्या करोगे आप, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कर दोगे। तो एंट्री क्या बन जाएगा, ए अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000। मतलब आपने जो इंटरेस्ट बनता था ना वो साल का, वो तो पे कर दिया, प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया। तो आइडियली ना 1 लाख में से 25,000 पे हो गया है, 75 अभी भी बचा है। समझा कि नहीं समझा, ओके क्लियर। वापस सुनो ना, सबसे पहला एंट्री पास होगा परचेस का, परचेस का एंट्री सुन लो एक बार। एसेट अकाउंट डेबिट टू ए 1 लाख 1 लाख, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री सुन लो, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री सुन लो, क्या आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए 8,000 8,000 बराबर। फिर हम लोगों को रीपेमेंट होगा, रीपेमेंट का एंट्री क्या बनेगा, ए अकाउंट डेबिट टू बैंक 33 उसके बाद ए है ना डेप्रीशिएशन चार्ज करेगा, एसेट उसके पास आ चुका है। मान लो 10% इज द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, तो ए क्या पास करेगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एंट्री नंबर 1 में एसेट रिकॉर्ड किया था ना, क्लियर, 1 लाख का। तो अब एंट्री क्या पास हो जाएगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट 10,000 10,000, क्लियर। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट का खर्चा था, सर इंटरेस्ट का खर्चा कितना था 8,000, डेप्रीशिएशन का खर्चा था कितना 10,000, ये दोनों ट्रांसफर कर देगा पीएनएल में। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रीशिएशन। नहीं समझा, लोड लो मत, लिखा के देने वाला हूँ, यही सब बातें। ये सब मैं एक बार ओरली डिस्कस कर रहा हूँ, फिर लिखा के भी दूंगा। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनते जाओ आप लोग। सबसे पहला एंट्री परचेज का, इट विल बी एसेट अकाउंट डेबिट टू ए। सेकेंड इंटरेस्ट ड्यू का, इट विल बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए। थर्ड रीपेमेंट का,
नेक्स्ट ए अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर डेप्रीशिएशन का डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, फिर ट्रांसफर ऑफ डेप्रीशिएशन एंड इंटरेस्ट का पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन टू इंटरेस्ट। नेक्स्ट ईयर आया, नेक्स्ट ईयर आया, नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, फिर से इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, डेप्रीशिएशन चार्ज हो जाएगा एंड रीपेमेंट करना पड़ेगा, फिर से ट्रांसफर कर देना। थर्ड ईयर में भी सेम, फोर्थ ईयर में भी सेम, कहानी खत्म। क्लियर, डन, कुछ डाउट लिखते, इसका जरूरत नहीं है लिखने का। लिखो। फाइनेंस नहीं 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 बिल्कुल नहीं, वो तो मैं बस समझाने के लिए एक रेफरेंस रखा था, मैंने समझाने के लिए एक रेफरेंस रखा था, इसके लिए उसको जरूरत नहीं है। जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ लेसी। अभी क्या मालूम है, अगर लेसी वैसी बोल के डायरेक्ट एंट्री लिखा था ना तो आधे लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या लिख रहे हो आप। अब शायद समझ में आएगा। लेसी कौन है, लेने वाला, क्या लेने वाला, एसेट, ठीक है। तो बी के बुक्स में हमने बात किया ना पूरा। ओके 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 ओके, ये सारे एंट्री जो भी पास कर रहे हैं ना इन बुक्स ऑफ बी पास कर रहे हैं, इन बुक्स ऑफ बी, तो एसेट इंटरेस्ट ये सब बी पास करेगा। ओके ओके, सबसे पहला परचेज ऑफ एसेट ऑन भाड़ा, लीज। क्यों हैंग हो जा रहा है ये, आज बहुत बार हैंग हो गया ये। परचेज ऑफ एसेट ऑन लीज, एसेट अकाउंट डेबिट टू ए लेसर और अमाउंट में क्या आएगा, 1 लाख 1 लाख। अभी सुन लेना, बस यही गेम है, इसमें यही गेम है, बट आप लोगों को ना एंट्री समझ में आ गया क्या है। ये क्या आएगा, लिखो, इट विल बी अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। क्या आने वाला है यहां पर, अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटीज। वो क्या होता है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। आप यही सोच के चलो कि यार जितने में एसेट खरीदा ना उतने में रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। सेकेंड एंट्री, बताओ बताओ किसका आएगा, सोचो 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 सोचो। इंटरेस्ट ड्यू का, तो लिखो एंट्री, बोलो क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए, यहां पर हाँ उसको थोड़ा सा हम लोग अभी पॉलिश करते हैं। इंटरेस्ट के बदले में वर्ड यूज होगा फाइनेंस चार्ज, इंटरेस्ट के बदले में वर्ड यूज क्या होगा, फाइनेंस चार्ज, पियान से नहीं, फाइनेंस चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस डेबिट टू लेसर अकाउंट। अमाउंट में क्या आ जाएगा, यस इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा, एकदम सही है। थर्ड क्या आ जाएगा, बराबर, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, तो लिखो पेमेंट ऑफ
इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट के आगे लिखता हूं मैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या एंट्री बनेगा, क्या एंट्री बनेगा, लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखो। अमाउंट में क्या आ जाएगा, कहने से प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फोर्थ एंट्री किसका आएगा, डेप्रिसिएशन का लिखो। ये एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। सर अमाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। लास्ट एंट्री किसका होगा जरा बताओ, ट्रांसफर। क्या क्या ट्रांसफर करना है आपको, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है, लिखो। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, ये कहां पर ट्रांसफर होगा, पीएनएल में, तो लिखो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टू फाइनेंस चार्ज, टू फाइनेंस चार्जेस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट और यहाँ पर आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट। डन। कितने एंट्री हो गए, 5। तो नीचे लिखो जनरली एंट्री नंबर 2 to 5 is not asked in question, बट फिर भी आपको पूरा ग्रिप होना चाहिए कि ये चलता कैसे है, इसीलिए मैंने आपको एंट्री नंबर 2, 3, 4, 5 सब बता दिया। मैं अगर चाहता तो सिर्फ एंट्री नंबर 1 बोल के ना सीधा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाता, लेकिन मैंने आपको बता दिया 1 के बाद है ना 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है। 2 से 5 कभी नहीं आता आपको एग्जाम में, आपको सिर्फ एंट्री नंबर 1 ही इंपॉर्टेंट है। एंट्री नंबर 1 क्या बोलता है, एसेट टू लेसर डन, आपको बस वो ही याद रखना है, बाकी फिलहाल के लिए कोई काम नहीं है, ठीक है। ओके, क्या लिखा है एंट्री नंबर 1 में, एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर, एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर, और उसके आगे आपने रेड कलर में लिखा है अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। बट हमको ये समझना पड़ेगा ना ये क्या होता है अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, आ जाओ इसको समझते नीचे। अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, हाँ, इसके बाद
अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी लिखो, लोअर ऑफ, मैडम लोअर ऑफ 1 और 2. व्हाट इज 1? एक बार आप लोग देखोगे क्या? पहले एक बार देखो ना इधर, एक बार प्लीज एक बार देखो ना. लोअर ऑफ पीवी ऑफ एमएलपी, क्लियर? हाँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, बट पीवी ऑफ एमएलपी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसी. तो लेसी है ना, ये एमएलपी के चरणों में लिख दो नीचे ऐसा, लेसी. क्या एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं? आंसर इज यस. आप एग्जाम में ऐसा लिख सकते हो. ये जो लिखा है ना आपको, ये एग्जाम में भी आप ऐसा लिख सकते हो, पीवी ऑफ एमएलपी, उसके नीचे लेसी. क्योंकि हम लोग एमएलपी जो पढ़ेंगे ना, मिनिमम लीज पेमेंट, वो लेसी के एंगल से कुछ अलग होने वाला है, वो लेसर के एंगल से कुछ अलग होने वाला है. क्लियर? डन. तो दोनों एंगल से आएगा. एमएलपी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी एंड एमएलपी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर. लिखो इसको रीड कैसा कर, हाँ लिखो इसको रीड कैसा करते हैं, मैं एक बार ब्रैकेट में लिख देता हूं. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम लेसीज पॉइंट ऑफ व्यू. ये हो गया पॉइंट नंबर 1. और fair value of asset at inception. Fair value of asset at inception. Fair value of asset at inception. सुन लेना, ये जो अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी है ना, लीज लाइबिलिटी मतलब सर एसेट किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना चाहिए? सर कौन रिकॉर्ड करने वाला है? लेसी रिकॉर्ड करने वाला है. लेसी रिकॉर्ड करेगा, इसीलिए इट इज लोअर ऑफ 1 और 2. लोअर ऑफ 1 और 2. पीवी ऑफ एमएलपी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसी और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एट इंसेप्शन. में आपको बता दूं, ये जो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट इंसेप्शन है ना, ये मोस्टली क्या, ये हर वक्त ही दिया होगा, मोस्टली गिवन इन क्वेश्चन. तो हमको क्या सॉल्व करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, और इसको करेंगे एक ब्रेक के बाद. डन? ब्रेक चाहिए था? ओके, परफेक्ट. डन. विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक.